लक्ष्मीकांतन हत्या मामला एक हाई प्रोफाइल आपराधिक मुकदमा था जो नवंबर 1944 और अप्रैल 1947 के बीच तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में चलाया गया था। मुकदमे का कारण तमिल फिल्म पत्रकार C.N. लक्ष्मीकांतन की हत्या थी। 7 नवंबर 1944 को लक्ष्मीकांतन को वेप्पेरी, मद्रास में चाकू मार दिया गया था। अगली सुबह मद्रास के जनरल अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया और कई संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। संदिग्धों में तमिल फिल्म अभिनेता M.K. त्यागराज भागवतर और N.S. कृष्णन और निर्देशक S.M. श्रीरामुलु नायडू शामिल थे। जबकि श्रीरामुलु नायडू को बरी कर दिया गया था, भागवतर और कृष्णन को दोषी पाया गया और दोषी ठहराया गया। भागवतर और कृष्णन ने मद्रास उच्च न्यायालय में अपील की, लेकिन उनकी अपील खारिज कर दी गई थी। दोनों 1947 तक जेल में रहे। जब प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति की अपील सफल रही और प्रिवी काउंसिल ने सत्र अदालत को नए सिरे से सुनवाई करने का निर्देश दिया, तब जांच में उन्हें निर्दोष पाया गया और बरी कर दिया गया। यह मामला बहुत ही अनसुलझा है, क्योंकि असली हत्यारों की कभी पहचान नहीं हो पाए, वह कभी पकड़े नहीं गए। गिरफ्तारी ने भागवतर के मनोबल को पूरी तरह से तोड़ दिया था। उन्होंने अपना सारा पैसा कोर्ट कचहरी में खुद को निर्दोष साबित करने में गवा दिया था। फिर 1959 में गरीबी में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन कृष्ण ने कुछ फिल्में की, जिनमें से कुछ ही सफल रही थी। आखिर क्या हुआ था उस दिन? क्यों ये दोनों लक्ष्मीकांतन के मर्डर के लिए संदिग्ध व्यक्ति के रूप में पकड़े गए? आइए जानते हैं इन सब बातों के बारे में। मेरा नाम है सिमरन और आप देख रहे हैं क्राइम टाइम बाय SL.C.N. लक्ष्मीकांतन मद्रास प्रेसिडेंसी में एक कुख्यात फिल्म पत्रकार थे। पत्रकारिता में उनका प्रवेश 1943 में शुरू हुआ था, जब उन्होंने सिनेमा थूदू नामक एक फिल्म साप्ताहिक मैगजीन लॉन्च किया था, जो उस समय के कुछ शीर्ष अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के निजी जीवन पर समर्पित आधारित होने के कारण बेहद सफल रही थी। उस समय कई अभिनेताओं और अभिनेत्रियों ने उनकी चुप्पी को खरीदने के लिए बड़ी मात्रा में पैसे देकर अपने ऊपर आर्टिकल न लिखने की मन्नतें की थी। परिणाम स्वरूप लक्ष्मीकांतन ने एक समृद्ध व्यवसाय स्थापित कर लिया था। आखिरकार मामला तब चरमरा गया जब भागवतर, कृष्णन और नायडू ने मद्रास के गवर्नर आर्थर ओसवाल्ड जेम्स होप को एक शिकायत पत्र सौंपकर उनसे पत्रिका का लाइसेंस रद्द करने का अनुरोध किया था। उनकी शिकायत सुनकर गवर्नर जेम्स होप पत्रिका का लाइसेंस रद्द कर देते हैं। पर तब तक लक्ष्मीकांतन को इस तरीके से पैसे कमाने की आदत बन चुकी थी, वह कहाँ मानने वाला था। तब लक्ष्मीकांतन जाली दस्तावेजों के साथ पत्रिका चलाने की कोशिश करता है, पर वह इसमें सफल नहीं हो पाता है। तब कुछ महीनों के बाद उसे अपनी पत्रिका बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। पर अब तक लोगों को ब्लैकमेल कर करके लक्ष्मीकांतन ने खूब पैसा कमा लिया था। इसीलिए बिना किसी चिंता के लक्ष्मीकांतन ने हिंदू नेशन नामक एक नई पत्रिका की स्थापना कर ली, जिसमें उन्होंने भागवतर, कृष्णन और उस समय के कुछ अन्य शीर्ष अभिनेताओं, अभिनेत्रियों और फिल्मी लोगों पर अपनी निंदनीय कहानियां जारी रखी। इस ब्लैकमेलिंग से उसे काफी फायदा हुआ। उसने लोगों को डरा धमका के काफी पैसा इकट्ठा किया और फिर लक्ष्मीकांतन ने अपना खुद का प्रिंटिंग प्रेस खरीद लिया। आइए अब लक्ष्मीकांतन के बैकग्राउंड के बारे में कुछ जानते हैं। फिल्म इतिहासकार और लेखक रैंडल गाय लिखते हैं कि लक्ष्मीकांतन का आपराधिक रिकॉर्ड के साथ एक काला अतीत था। एक युवा व्यक्ति के रूप में लक्ष्मीकांतन एक वकील बनना चाहते थे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि उनका परिवार अच्छी तरह से संपन्न नहीं था। हालांकि कानून के अपने पर्याप्त ज्ञान के साथ वह खुद को दलाल के रूप में स्थापित करने में कामयाब रहे। वह कुछ समय तक इस काम में सफल रहा, लेकिन फिर वह अंततः पकड़ा गया और जालसाजी के लिए उसे दोषी ठहराया गया। उसने वहां से भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और 7 साल की सजा के लिए उसे राजमंड्री जेल में भेज दिया गया। उसने एक बार फिर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वह फिर पकड़ लिया गया और अंडमान द्वीप समूह में बनी जेल में भेज दिया गया। चलिए अब जानते हैं कि आखिर मर्डर वाले दिन हुआ क्या था। 8 नवंबर 1944 की सुबह लक्ष्मीकांतन अपने करीबी दोस्त और वकील जे. नरगुनम से मिलने गए, जो मद्रास के उपनगर वेप्पेरी में रहते थे। मद्रास के एक अन्य उपनगर पुरसावलकम में वेंकटचला मुदाली स्ट्रीट पर अपने आवास पर लौटते समय
10 बजे जनरल कॉलिंस रोड पर एक हाथ रिक्शा से उन पर अज्ञात हमलावरों के एक समूह ने हमला किया, जिनमें से एक ने उनको चाकू मार दिया था। लक्ष्मीकांतन वहीं पर जोर से चिल्लाकर गिर जाता है। आसपास काफी लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। ये सब देखकर हत्यारे वहां से भाग जाते हैं। कथित तौर पर उनके शरीर के अन्य हिस्सों पर मामूली घावों के अलावा उनके पेट के बाईं ओर चोटें आईं, जिससे काफी खून बह रहा था। अपनी सारी ताकत लगाकर लक्ष्मीकांतन अपने वकील दोस्त के घर वापस पहुंच जाते हैं और अपने पर हुए हमले के बारे में उनको सब कुछ बता देते हैं। सब कुछ सुनाने के बाद वह लक्ष्मीकांतन को अपने दोस्त प्रू के साथ मद्रास हॉस्पिटल में भेज देते हैं। रास्ते में लक्ष्मीकांतन ने रिक्शा चालक से हमलावरों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए वेपेरी पुलिस स्टेशन में रुकने का अनुरोध किया। लगभग उसी समय ब्रू वहां से चला जाता है। अत्यधिक खून बहने की वजह से लक्ष्मीकांतन को हिलने डुलने में भी बहुत परेशानी हो रही थी। तो लक्ष्मीकांतन ने रिक्शा में बैठकर इस पूरी घटना का विवरण इंस्पेक्टर को लिखवाया और इंस्पेक्टर कृष्णन नाम्बियार ने इसे एक कागज के टुकड़े पर लिखा। फिर वह उसी रिक्शे में बैठकर अस्पताल आ जाता है। मद्रास हॉस्पिटल में पेट में खून बहना बंद नहीं होने पर लक्ष्मीकांतन को वेनलॉक वार्ड में भर्ती कराया गया। वार्ड में डॉक्टर P.R. बालाकृष्णन ने उसके पेट का निरीक्षण किया ताकि पता चल सके कि कहीं कोई गंभीर घाव तो नहीं है। इस निरीक्षण के बाद लक्ष्मीकांतन की हालत कथित तौर पर गंभीर हो गई और 9 नवंबर 1944 को सुबह 4:15 बजे किडनी डैमेज ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि उनकी मृत्यु के समय उनकी उम्र लगभग 50 वर्ष थी। गिरफ्तारियां। लक्ष्मीकांतन की मौत की खबर अब हर तरफ फैल चुकी थी। पुलिस भी अब मुस्तैद हो चुकी थी। हमले के दिन पुलिस ने वडिवेलु नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इसके बाद हत्या के बाद के दिनों में 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। इनमें भागवतर, कृष्णन और नायडू भी शामिल थे। उन पर हत्या का मुकदमा चलाया गया। भागवतर और कृष्णन को दोषी ठहराया गया जबकि नायडू को बरी कर दिया गया जाता है। मद्रास उच्च न्यायालय दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाता है। कृष्णन और भागवतर ने प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति में अपील की। हालांकि प्रिवी काउंसिल से अपील जब तक आई तब तक दोनों पहले से ही 30 महीने जेल में बिता चुके थे। आए अब जो 2 लोग गिरफ्तार हुए थे कुछ उनके बारे में भी जान ले। M.K. त्यागराज भागवतर 1909-1959 प्रारंभिक तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक थे। अपने ट्रेडमार्क लंबे बालों और अपनी मधुर आवाज के साथ उन्होंने लंबे समय तक चलने वाले कई फिल्म रिकॉर्ड बनाए थे। उनकी उदारता के लिए लोगों द्वारा उनकी काफी सराहना भी की जाती थी और वह शायद एकमात्र फिल्म अभिनेता थे जिन्हें राव बहादुर उपाधि से सम्मानित किया गया था, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। अपनी गिरफ्तारी के समय भागवतर अपनी सफलता के शिखर पर थे। उन्होंने हाल ही में हरिदास की शूटिंग पूरी की थी, जो ब्रॉडवे मद्रास के सन थिएटर में 3 सफल वर्षों तक चली। वह उस समय सबसे अधिक वेतन पाने वाले तमिल अभिनेता थे और उनकी गिरफ्तारी के समय उन्हें लगभग 12 फिल्मों के लिए साइन किया गया था। दूसरी तरफ N.S. कृष्णन तमिल फिल्म उद्योग के शुरुआती दौर में एक तमिल फिल्म हास्य अभिनेता, नाटक कलाकार, पार्श्व गायक और लेखक थे। उन्हें भारत का चार्ली चैपलिन भी माना जाता था। उन्होंने लगभग 150 तमिल फिल्मों में अभिनय किया और तमिल फिल्मों में कृष्णन और T.A. मधुरम, जो बाद में उनकी पत्नी बनी, की जोड़ी बहुत लोकप्रिय थी। उन्होंने प्रमुख मंच और सिने कलाकारों के साथ कई भूमिकाएं भी निभाई थी। वो एक प्रतिभाशाली गायक भी थे, पर उनकी जेल अवधि और न्याय के लिए लड़ाई ने उन्हें कंगाल बना दिया था और मुकदमा लड़ने में उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। लक्ष्मीकांतन की हत्या किसने की, इसका पता आज तक कभी नहीं चल सका। क्या वह दोनों बेगुनाह थे या उन्होंने हत्या की थी, ये भी कभी साबित नहीं हो पाया। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।